बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जब बच्चे का पहली आइडेंटिफिकेशन होती है तो उस टाइम कौन सा पेपर लगता है, कौन कौन से पेपर जरूरी हैं और क्या क्या उनमें आगे जाके दिक्कतें होती हैं। तो उनमें से किसी ने मुझे एक मैसेज डाला है यूट्यूब के ऊपर, उनमें यहाँ उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपना सरनेम वहाँ मेंशन करवाना है बच्चे का। तो ये कॉमन दिक्कत है काफ़ी लोगों की, जैसे बच्चे का सरनेम मेंशन करवाना है या खुद का ही सरनेम मेंशन करवाना है या माता का नाम गलत लिखा गया है। एक और चीज़, कई लोग कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट पे हमने एड्रेस उस टाइम कहीं और दिया था, अब हम कहीं और रहते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट पे एक ही एड्रेस आता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वही एड्रेस लिखा जाता है। आप बार बार उसको मॉडिफाई मत करवाओ, एक ही बार उस पर एड्रेस लिखा जाएगा कि इनका जन्म यहाँ का हुआ, ये है। हाँ, माता का नाम का इशू है या पिता के नाम का इशू है या बच्चे के जेंडर में इशू है या बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में इशू है या बच्चे के नाम में इशू है, वो आप करवाना। ये बाकी ये चीज़ है, इसके लिए आप इतना करवा सकते हैं पर इसकी इतनी ज़रूरी नहीं होती। तो ये ध्यान रखें कि आगे से कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो अब बात आता हूँ करेक्शन डॉक्यूमेंट। तो उसमें सरनेम कैसे ऐड होगा? उसमें देखो, एक तरीका तो ये है कि अगर आप 21 दिनों के अंदर वो फाइल को दोबारा मॉडिफाई कर लेते हैं, जमा करवा लेते हैं अपने जहाँ पर अपना, जैसे कि मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो वो जल्दी हो जाता है। जैसे कि मैं अब हरियाणा का एग्जांपल ले लेता हूँ। हरियाणा के अंदर क्या है, सरल डिपार्टमेंट है, एक सरल गवर्नमेंट की साइड है, उसके अंदर नगर पालिका काम करती है, उसी के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, अलग डिपार्टमेंट हो गए, वो उसी से जॉइंट है सारे। तो जैसे कोई करेक्शन होती है तो आप 21 दिनों के अंदर करवा सकते हो, उसके अंदर कोई भी होती है। तो मेरा सिर्फ यही एडवाइस है कि जब आपने बच्चे का कुछ भी नाम मेंशन करवाना है, कुछ भी सरनेम, तो पहले से ही करवा लें। अदरवाइज तो आपको एक करेक्शन की फाइल लेनी पड़ती है, उस फाइल के वो फाइल 20 रुपये की आती है हरियाणा के अंदर। तो दिल्ली में एमसीडी के तहत होता होगा, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो पेपर डॉक्यूमेंट शायद सेम ही होते होंगे। और 1-2 का 19-20 का फर्क हो तो अलग बात है। सबसे पहले तो बच्चे का आधार कार्ड वो मांगेंगे, बच्चे का जहाँ बच्चा पैदा हुआ था उसकी रिपोर्ट मांगेंगे, बच्चा जहाँ स्कूल में पढ़ता उसकी रिपोर्ट मांगेंगे, मतलब उसके भाई बहन है तो उनकी भी रिपोर्ट मांगेंगे, उनका भी जन्म प्रमाण पत्र स्कूल से, एक कोर्ट के एफिडेविट बनेंगे माता और पिता के ब्याह पे। तो वो एक आपको लगाना पड़ेगा। उसके अंदर एक पूरी 20 रुपए की फाइल होती है हरियाणा के अंदर, उस फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं, वो आपको नगर पालिका से मिल जाती है। फाइल 20 रुपए की फाइल होती है। नहीं तो मैं उसकी पीडीएफ या उसका एक बना के आपको शेयर कर दूंगा, आने वाले टाइम पे आप उसको चेक कर सकते हो। उसी फाइल के साइड में लिखा होता है कि किन किन के साइन होंगे, जैसे कि एमसी हो गया, आशा वर्कर हो गई, नगर पालिका अपना एमसी हो गए, और अपना इनकी आशा वर्कर क्या हो गया, आंगनबाड़ी की होगी, 2 गवाहों की आईडी होगी। गवाहों की आईडी मेन है इसके अंदर, उनका आधार कार्ड भी लगता है। जैसे बच्चा अगर घर में होता है तो दाई के साइन होते हैं, जैसे पहले बच्चे होते हैं तो दाई के साइन भी होते हैं। और अगर ये हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की साथ में लगती है। और कई बार ये हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में मांग लेते हैं कि बच्चे का नाम हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में भी लिखा हो। तो फिर वो सारी फाइल ऑनलाइन लगती है। फिर ऑनलाइन लगने के बाद आप वो नगर पालिका में जमा करवाते हैं, तो नगर पालिका उसको चेक करती है। अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट कम होते हैं, जैसे कई बार वो माता पिता के पढ़ाई के पेपर भी मांग लेते हैं कई बार, तो उसके बाद फिर और कोई पेपर होता है तो फिर वो आपसे कंसल्ट करेंगे कि इसके अलावा और क्या पेपर लग सकता है। हरियाणा के अंदर तो फैमिली आईडी होगी, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बच्चे का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड और माता पिता दोनों का आधार कार्ड स्कूल से लिखवाना पड़ेगा। बच्चे के रिकॉर्ड लगेंगे, जब बच्चा घर पे पैदा हुआ है हॉस्पिटल के, उनके रिकॉर्ड लगेंगे, और 2 गवाहों के साइन लगेंगे, अपना एमसी की रिपोर्ट। तो ये सारी उसमें लिखी होती है डिटेल। तो जैसे भी आप नगर पालिका में जाते हैं तो वो उसको चेक करता है। जिन जिनके साइनों की जरूरत होती है, जैसे कि आशा वर्कर हो गया या आंगनबाड़ी की होगी या एएनआर की रिपोर्ट होगी, तो वो आपसे कंसल्ट करके बता देगा कि इस पे साइन करवा के लेके आना। तो इसमें कोई बड़ा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर क्या आता है, कई बार आपके नाम के आगे उर्फ लिख के आता है, जैसे कि मान लो ज्योति कुमारी और वहाँ ज्योति कुमारी मेहता, तो ये लिख के आता है। इस केस में आप लीगल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो, मतलब कानूनी कार्रवाई ये, क्योंकि इसके ऊपर आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इसके अंदर आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हो, एडवोकेट की हेल्प ले सकते हो। और जैसे मैं अपना बता दूं, मुझे एक पेपर करवाना पड़ा था, तो उसमें मुझे हिंदी इंग्लिश में करवाना पड़ा। गजट में भी वो नोटिफाई करना पड़ा, जिसकी फीस 1000 से ऊपर समथिंग नॉट फीस थी, वो कटी थी मेरी। और मुझे फिर कोर्ट केस करना पड़ा उसके ऊपर। फिर वो फाइल आ गई थी, फिर 6 से 8 महीने के अंदर उसका डिसीजन आ गया था। फिर मेरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो नाम गलत लिखा था वो उन्होंने ठीक कर दिया।
तो एक तो तरीका ये होता है, और एक तरीका डायरेक्ट आप जाओगे एमसीडी या जो भी आपका जहाँ जहाँ से भी आपका बच्चे का नाम का पंजीकरण होता है, अलग राज्य के अलग अलग हिसाब से होता है, तो वहाँ जाके आपने डायरेक्ट उनसे डीलिंग करनी है, फिर वो उनका समाधान आपको बता देंगे। और इशू आता है तो फिर आप कोर्ट केस करके भी उन चीज़ों को ठीक करवा सकते हो। तो ये तो आपका आंसर मैंने उस चीज़ का दिया जो कई लोगों को दिक्कत हो रही थी उन चीज़ों के बारे में। तो कोशिश यही करनी है कि जितने भी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र है, आपने सोच समझ में एक बार उस पर नाम मेंशन करवाना है। कई लोग कहते हैं उस टाइम बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम थोड़ी हमें नाम पर याद रहेगा, तो उस टाइम नाम नहीं लिखवाना होता। जब बच्चे का मान लो बच्चा आपके घर पे आ गया, आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा, आपने घर में पूजा करी, पूजा करने के बाद आपने एक नामकरण का रखा, और उस नामकरण के हिसाब से आपने वहां पर जाके उस बच्चे का नाम सरनेम मेंशन करवाना तो करवाओ, नहीं करवाना तो मत करो। और कई लोग कहते हैं कि सरनेम ना हो तो दिक्कत नहीं होती। कहीं ऐसी बाहर की कंट्री है जो सरनेम को भी उठाती है। वो सरनेम इसलिए है क्योंकि देखो, जब आप कभी ऑनलाइन अपना फॉर्म भरते हो तो फॉर्म जब हम भरते हैं तो उसके ऊपर मेंशन किया जाता है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम। और फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम में नाम तो उनको भरना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो एक बंदा है, इसका सिंगल नाम है, अगर मान लो उसका सिंगल नाम राहुल है, अब वो किस केस में क्या करेगा? देखो, इस केस में क्या हो सकता है, अगर मान लो कभी वो बाहर जाता है, कुछ भी है, ये मेरी एक एडवाइस है या मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ। हाँ, नाम मैंने चेंज कर दिया है, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, वो कह रहे हैं अब इनका नाम तो उठा नहीं रहा था, कंप्यूटर में एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, उसकी एक बाइनरी कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोड लैंग्वेज के हिसाब से वो चलता है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट नेम कर दिया राहुल, सेकंड नेम भी राहुल, तो कई बार कंप्यूटर उसको उठा लेता है। तो उसने उठा लिया तो उसका हो गया, कंसल्ट हो गया। पर कई बार वो इतनी सरखपाई करते नहीं वगैरह, नहीं फर्स्ट नेम भी हो सेकंड नेम भी, हमारी कंट्री का रूल ऐसे है। तो उस केस में आप उनके सरनेम को दे सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमें राहुल कुमार या राहुल शर्मा इनका नाम मैंने मेंशन कर दिया गया, ये इसका प्रॉपरली नेम है, तो ये मेरे को इसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी चाहिए। माता का पेपर भी चेक कर लो, माता के पेपर में क्या क्या, क्योंकि शादी से पहले कुछ लेडीज का अपना नाम अलग होता है, कुछ लेडीज शादी के बाद अपना नाम भी चेंज करती है, तो ये भी एक इशू आता है कई बार। तो कोशिश यही करो कि सेम नाम ही हो। और एक और चीज़ है, कई लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, पैन कार्ड के ऊपर कभी भी पिता का नाम मेंशन नहीं होता, सिर्फ आपके फादर साहब का ही नाम मेंशन होता है, आपकी अपना जो पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट, पर उसमें आप माता का नाम भी आ जाता है। पर कई इशू में कई जगह मैंने देखा फाइल लगाते हैं ना, तो वो कहता है फादर नेम करवा के लाओ पैन कार्ड के ऊपर। तो मेरी तो ये एडवाइस है, ज़्यादातर लोग उसके ऊपर पिता का ही नाम मेंशन करवाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर किसी को कोई भी क्वेरी, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है किसी प्रकार की लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, एक्चुअली तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर बचपन से ही काम कर रहा हूँ। आप बोलोगे ऐसे कैसे? क्योंकि मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट में इशू था, मेरे खुद के पासपोर्ट में इशू आ गया था, मेरे खुद के वीज़ा कार्ड में इशू आ गया था, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में इशू आ गया था। तो ये सारी मैंने अपनी लाइफ में फेस आउट करी है। मेरे फादर साहब के डेथ सर्टिफिकेट मुझे बनवाना था, उसमें मुझे 1-1.5 साल तक मैंने धक्के खाए हैं। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अब मैं 2021 से CSC का काम कर रहा हूँ, अटल सेवा केंद्र संभाल रहा हूँ। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो मुझे नहीं पता थी, मैं उसको सीख रहा हूँ। और जब मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी, उस ट्रेनिंग में मैंने सीखा है उन चीज़ों के लिए। तो जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो आपका ज्ञान बढ़ता है। और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्शन में आ चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं किसी को भी ज्ञान दे सकता हूँ। मैं सीख रहा हूँ उन चीज़ों के लिए। सो मैंनी गलतियाँ हो सकती हैं, आप लोग भी गलती कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा सीखने का होता है। मेरी एक सोच है कि मुझे 100 लोगों का काम 101% करना है, मैं किसी एक का काम भी गलत नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी एक्यूरेसी के ऊपर होता है, क्योंकि 100 का काम है तो 100 का ठीक करना चाहता हूँ। इसलिए शायद मेरे ऑफिस में भीड़ भी लगी रहती है बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग मेरे से संपर्क भी करते हैं, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। और मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट खराब हो जाए तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है उन लोगों को। उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मुझे पता हो, मैंने भी कैसे सर्वाइव करा था, मेरी मदर ने भी कैसे सर्वाइव करा था। तो ये मेरी सिर्फ एक एडवाइस है एक उनके लिए। अभी मैं कोई नेता नहीं बना कि मैं उनको हुक्म दे सकूं। जिस दिन बन जाऊंगा तो उस दिन भी मैं उनको सिर्फ एडवाइस ही दूंगा, हुक्म नहीं दूंगा। उनके साथ बैठ के काम करूंगा, क्योंकि लोगों के काम होना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको भागना पड़ता है ना। मेरे ऑफिस में आते हैं
कहते सर आप सिर्फ ये पता करना है कि इस फाइल में क्या लगाया जाए, उस फाइल में क्या लगाया जाए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र गलत बन गया है, आधार कार्ड गलत बन गया है, गलती से उसके ऊपर बच्चे का नाम कुछ और लिख दिया गया है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, अब उनकी शादी हो चुकी है, वहां पर वो कह रहे हैं नाबालिग बच्चा आ रहा है, जबकि वो बच्चे की एज जो है 20 साल से ऊपर आ रही है, पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 17 साल किया। कोई पेपर ना होने की वजह से उनको दिक्कत आती है। पर जब आधार कार्ड बना था वो भी तो किसी डॉक्यूमेंटेशन से बना होगा। तो मेरी यही है कि जो भी गवर्नमेंट के एजेंसी है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, कृपया अपना काम ईमानदारी से, 10 बंदों का काम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बंदे काम आपको दुआएं देंगी और दुआओं के साथ वो 10 बंदे 100 बंदे ले आएंगे आपके पास। मेरा काम भी ऐसे ही हुआ है। आज मैं अब मुझे कोई फुर्सत नहीं मिल पाती, अगर मैं ऑफिस बंद करता हूँ ना तो मुझे इतने फ़ोन मैसेज कंसल्ट आते हैं। अगर मैं 24 घंटे काम करूँ ना तो मेरा ऑफिस के अंदर भीड़ लगी रहेगी। अभी तो मैं इतना काम कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, क्योंकि 4-4.5 मैंने रेगुलर काम करा तो उसकी वजह से मेरी बॉडी पे कुछ असर पड़ गया। अब धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ तो फिर मैं काम को बढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं एक CSC खोल लूँ प्रॉपरली, उसमें 100 बंदे बिठा दूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी CSC के ऊपर इतने लोग आएंगे कहीं जाएंगे। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ, जो भी आपके पास आता है किसी प्रकार का सरकारी काम कराता है, उसके काम को ढंग से किया जाए, क्योंकि आप उनकी सरकारी फीस भी लेते हैं और सरकार आपको पैसा भी देती है उन चीज़ों के लिए। तो कृपया करके उनके काम को ढंग से किया जाए ताकि उनके कोई पेपर में कोई गलती ना हो। आधार कार्ड, अगर आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सही बनवा दोगे, बच्चे का आधार कार्ड सही बनवा दोगे, बच्चे का अगला जो डॉक्यूमेंटेशन होता है स्कूल का, अगर स्कूल वालों से मेरी अपील यही है कि जब भी आप किसी 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर अपना बोर्ड को कोई माता पिता के दस्तावेज को भेजते हो, कृपया करके एक बार माता पिता को बुला लो, उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लो, उनके बर्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लो, फिर वो आगे भेजो। उनकी दिक्कत हो जाती है। आप लोग फीस लेते हो उन चीज़ों के लिए, आपकी पहली ड्यूटी यही बनती है कि उनका काम ईमानदारी से करें। क्योंकि देखो अगर आप ये नहीं करोगे तो उनको, मैं ये सारे केस मेरे पास आए हैं इसलिए मैं आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ, ऐसे मुझे किसी को ब्लेम करने का शौक नहीं। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप सही करोगे तो उनका स्कूल का डॉक्यूमेंट भी सही हो जाएगा। पहला आपका जन्म प्रमाण पत्र सही हो गया, दूसरा आपका आधार कार्ड सही हो गया, तीसरा आपके स्कूल के सारे दस्तावेज सही हो गए, फिर आप पैन कार्ड बनवाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप वोटर कार्ड बनाओगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप अगला वीज़ा के पासपोर्ट के लिए बनवाओगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़िंदगी भर के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करें ना, उसका वीज़ा 101% लगेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं होगी। तो वो अलग बात है, फाइनेंशियल अलग बात है, उसका इंटरव्यू पे अलग बात है। और अगर ये सारे पेपर सही होंगे तो ये कॉन्फिडेंस अलग से होता है। पर जब एक बच्चे ने वीज़ा की फाइल लगाई होती है उसके अंदर वो कहते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये कमी आ गई है, जब एक बच्चे ने पासपोर्ट की फाइल लगाती है वहाँ रिजेक्शन आता है कि आपका सर नेम तो है नहीं इसके अंदर, आपके पिता का नाम अलग है, आपके पति का नाम अलग है, इसके ऊपर एड्रेस अलग है। तो जब उनके ऊपर बहुत बुरा बीतता है उस टाइम उनका एक मोरल जो होता है डंप हो जाता है, उनका एक माइंड जो होता है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया वहां आप डंप हो जाते हो, वहां आप पीछे हट जाते हो। तो ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होना, एक छोटे से काम के लिए उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। मैं आपको अपना बताया था, मैंने एक गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था, बैंकिंग का एग्जाम होता है, मैंने उस टाइम दिया था लॉकडाउन के अंदर। तो जब मैं पेपर देने गया था दिल्ली के अंदर, तो वहां पर जब मैं गया तो उनके इंस्टीट्यूट के अंदर वो बंद था, क्योंकि वगैरह लॉकडाउन के अंदर सरकार ने बंद कर रखा है। आप कैसे आ गए, आपको एग्जाम डेट कैसे मिल गई? मैं कहा ऑनलाइन मिली थी। तो उस बंदे ने फोन करके स्पेशल मेरा एग्जाम था जो था घर पे अपने लिया, वहां कुछ डिस्कशन मेरी जो हो रही थी, उसने बोला कि आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और जब मैंने वो एग्जाम दे दिया, उस एग्जाम की मैं मार्कशीट भी है, किसी को चाहिए होगी